नमस्कार दोस्तों, कैरियर टेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको एमसीक्यू टॉप 100 का जो सेकंड स्लॉट है उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि एमसीक्यू जो ओ लेवल के ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 नंबर के क्वेश्चन जो 40 होते हैं उसमें से जो पहले 10 क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेकेंड स्लॉट है दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें जो भी हमने क्वेश्चन रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही विश्लेषण एनालाइज करने के बाद हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको 110% ओ लेवल के एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों। फिर आइए हम लोग फिर एक एक करके समझते हैं कि वो किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं और कैसे उसको हम समझेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाइथन की विशेषताओं में से कौन सा सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें पाइथन की कुछ विशेषताएं दी गई हैं दोस्तों कि पाइथन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा है ओपन सोर्स, तीसरा है डायनेमिक टाइप्ड और चौथा ऑप्शन दिया ऑल द अबव। तो दोस्तों यहां पे हम आपको बता दें कि यहां पे हमने जो है 3 विशेषताएं आपको दे दी हैं ताकि इससे पता चले कि विशेषताएं एक्चुअली में होती क्या हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों विशेषताएं हमने दी है एबीसी में, ये तीनों की तीनों विशेषताएं सही है पाइथन के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, मतलब ऑल द अबव, अर्थात इसमें दी गई सारी विशेषताएं बिल्कुल पाइथन की विशेषताएं ही है। जिसमें पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दूसरा है ओपन सोर्स, ओपन सोर्स लैंग्वेज भी है पाइथन, जैसे कि यूनिक्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, वैसे ये भी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का अर्थ दोस्तों ये होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं तो दूसरे लोग जो है इसको पढ़ेंगे, इसलिए इसको ओपन सोर्स कहा जाता है। और जो तीसरा इसकी विशेषता है वो है डायनेमिक टाइप्ड। दोस्तों डायनेमिक टाइप का अर्थ ये होता है कि जैसे ही वेरिएबल हम बनाएंगे उसमें वैल्यू को स्टोर कर देंगे। इसमें हम वेरिएबल बनाते समय डेटा टाइप को नहीं बताएंगे, इसको हम आपको यहां पे लिख के बताते हैं। जैसे सी में हम क्या करते थे, अगर हमको कोई नंबर जैसे हमको 10 स्टोर करना होता था तो हम ऐसा करते थे, पहले हम INT और A लिखते थे और यहीं पर हम लिखते थे 10। तो ये डायनेमिक टाइप नहीं है, ये C का सिंटैक्स है, C+ का सिंटैक्स है, लेकिन ये पाइथन में यूज नहीं होता है। पाइथन एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें जो है डायरेक्टली अगर हम ऐसा लिख देंगे A = 10 तो ये 10 जो है इसमें स्टोर हो जाएगा। ये जो A है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप का हो जाएगा, अर्थात डायनेमिकली वो टाइप किए गए वैल्यू के हिसाब से बदल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये पाइथन जो है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हैं, ये आपके ओ लेवल के एग्जाम में जरूर आ सकती हैं। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि इन द डिसीजन सिंबल ऑफ द फ्लो चार्ट हैज वन इनपुट लाइन एंड हाउ मेनी आउटपुट लाइन्स आर देयर। इसका मतलब ये है कि जो फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट में एक डिसीजन बॉक्स होता है दोस्तों, एक डिसीजन सिंबल होता है, उसमें एक इनपुट लाइन होती है। तो ये पूछा है कितनी आउटपुट लाइनें होती हैं। तो यहां पे आपको थोड़ा सा हम उस डायग्राम को बना के दिखाना चाहेंगे। ये होता है डिसीजन बॉक्स दोस्तों, ऐसा डायमंड शेप का होता है, ये ऐसा होता है। एक इनपुट लाइन होती है, यहां से ऊपर से डेटा आता है और नीचे देखिए तो 3 लाइनें ऐसी है जिसको हम आउटपुट लाइनें बना सकते हैं। लेकिन इसमें यह जरूरी है कि सिर्फ 2 ही लाइनें आउटपुट लाइन में होनी चाहिए। 2 में से कौन हो सकती हैं? एक ये हो सकता है या तो एक ये हो सकता है। अब ये 2 हो गई है, अगर इनमें से कोई आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। अर्थात अगर हम यहां पे इसको ड्रा करना चाहें तो ऐसा भी हम इसको बता सकते हैं, एक हम यहां से ले लेंगे और एक हम यहां से ले लेंगे, मतलब आउटपुट लाइनें सिर्फ 2 होनी चाहिए, ऐसा
इसको बनाया गया है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है। मतलब फ्लो चार्ट के डिसीजन बॉक्स में डिसीजन सिंबल जो यूज होता है उसमें इनपुट लाइनें 1 होती हैं और आउटपुट लाइनें 2 होती हैं। ये टेस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। जो कंडीशन स्टेटमेंट इफ का प्रयोग हम प्रोग्राम में करते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। तो फ्लो चार्ट में हम इसी बॉक्स में टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में अगर कंडीशन ट्रू होती है, मान लीजिए कंडीशन ट्रू है तो इधर वाला स्टेटमेंट प्रोसेस होगा, अगर फॉल्स होती है अगर तो इधर वाला स्टेटमेंट जो है प्रोसेस होता है। तो वैसे ही एक इनपुट है अर्थात एक लाइन ऊपर से नीचे आएगी, इसमें टेस्ट कंडीशन होगी, ट्रू होगी तो इधर जाएगा और फॉल्स होगी तो इधर जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसमें 2 आउटपुट लाइनें होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कीवर्ड से है। पाइथन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स इन द पाइथन, पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों। तो यहां पे देखिए पहला ऑप्शन है 32 का, सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, दूसरा है 33 का। तो पाइथन में जो है 33 कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, मतलब पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज नॉट अ कीवर्ड। इसमें कुछ कीवर्ड दिए गए हैं और कहा है कि इसमें कौन से कीवर्ड नहीं है, मतलब इसमें आपको देखना है और पता लगाना है कि इसमें कीवर्ड कौन से नहीं है। तो दोस्तों पहला देखते हैं, ट्रू दिया है, दूसरा है फॉल्स दिया है, तीसरा है नन दिया है। तो दोस्तों यहां पे सबसे खास बात यह है कि ये तीनों कीवर्ड है, मतलब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जो कीवर्ड ना हो, मतलब नन ऑफ द एबव, मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये कि ये तीनों के तीनों कीवर्ड्स हैं। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइथन अलाउज द कॉम्प्लेक्स बिल्ड डेटा टाइप एंड इज आल्सो नोन एज। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि पाइथन में एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का प्रयोग किया गया है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का प्रयोग पाइथन में जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, ना तो सी में था, ना तो सी प्लस में था, ना तो जावा में भी था। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को इमेजिनरी डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है दोस्तों ये सही है, यानी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इज आल्सो नोन एज इमेजिनरी डेटा टाइप। यहां पे थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि इमेजिनरी वास्तव में क्या चीज है। जैसे अगर हम a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 यहां पे j यूज करते हैं, तो दोस्तों ये जो नंबर होगा ये रियल पार्ट कहा जाता है और ये जो नंबर होगा ये जो है आपका इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है दोस्तों। इसको कहते हैं इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इसीलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स यही है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब ये है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में अगर हम इमेजिनरी नहीं जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। अगर हम जे हटा दें यहां से तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इसीलिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को इमेजिनरी डेटा टाइप भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रूल ऑफ द डिफाइनिंग द वेरिएबल। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रूल है जो कि वेरिएबल बनाने में नहीं यूज होता है, मतलब इसमें से ऐसा कोई कथन है जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि आइडेंटिफायर बनाने के जो रूल्स होते हैं वो रूल्स मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बता रहा हूं। पहला रूल होता है कि पाइथन के जो वेरिएबल्स अर्थात ये जो रूल्स होते हैं दोस्तों सारे लैंग्वेज में रूल बिल्कुल सेम होते हैं, ये एकदम ट्रूथ है। तो पहला जो रूल होता है वो है कि किसी भी वेरिएबल बनाने के लिए अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, नंबर का यूज कर सकते हैं और ABCD अर्थात अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट अंडरस्कोर एंड नंबर। तो पहला रूल जो यहां पे है कि विद इन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी यूज्ड अल्फाबेट्स, कैन बी यूज्ड अल्फाबेट्स अंडरस्कोर एंड नंबर। तो दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह कि पहला जो कथन लिखा है वो बिल्कुल सही है। वेरिएबल के अंदर ABCD अंडरस्कोर और नंबर का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी स्टार्ट विथ नंबर। ये जो दूसरा रूल है वास्तव में दूसरा रूल बताया भी गया है कि आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल के स्टार्टिंग हम नंबर से कभी नहीं करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दूसरा रूल भी, दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही है। तो तीसरे पे आते हैं।
तीसरा रूल भी यह है कि वेरिएबल के अंदर स्पेस अलाउड है ही नहीं दोस्तों। तो तीसरा रूल जो होता है कि बिट आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्पेस, यानी वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेस हम नहीं रखेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो तीनों के तीनों कथन बिल्कुल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सही रूल साबित होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा रूल है ही नहीं जो बिल्कुल नहीं है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो नन ऑफ द अबव, मतलब चौथा ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सारे रूल जो है डिफाइन करने के लिए ही बताए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए वेरिएबल। इसमें से कौन सा ऐसा तथ्य है, कौन सा ऐसा लाइन है, स्टेटमेंट है जो वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों पहला है अंडरस्कोर, इनिट अंडरस्कोर। तो जैसा कि वेरिएबल्स के रूल के हिसाब से वेरिएबल के स्टार्टिंग हम अंडरस्कोर से कर सकते हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल वेरिएबल हो सकता है। दूसरा है कीवर्ड। दोस्तों एक सबसे विशेष बात जो आइडेंटिफायर को बनाने में ध्यान देने वाली है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, कई बार हुआ है और हर एक लैंग्वेज में आता है। तो जो कीवर्ड होते हैं दोस्तों, कीवर्ड को हम वेरिएबल के हिसाब, वेरिएबल के लिए डिफाइन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कीवर्ड जो भी बताए गए हैं 33 वो पहले से पाइथन इंटरप्रेटर में डिफाइन कर दिए गए हैं। उसको हम अपने हिसाब से कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूजर वेरिएबल बनाता है, आइडेंटिफायर बनाता है। तो जो चीजें पहले से बना दी गई हैं पाइथन के अंदर वो हम अपने से कभी भी डिसाइडेड नहीं कर सकते, कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे एक ट्रू कीवर्ड है दोस्तों, अगर हमने यहां पे ट्रू लिखा और ट्रू इक्वल टू हमने लिखा 5 है, तो यहां पे हम कोशिश कर रहे हैं 5 को स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाने की। तो यहां पे ट्रू पहले से डिसाइडेड है, डिफाइंड है, तो हम यहां पे उस कीवर्ड का प्रयोग एज अ वेरिएबल बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहां पे इस नियम के हिसाब से, मतलब अगर हम पाइथन वेरिएबल को डिफाइन करने की बात करें तो कीवर्ड का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन जो है यहां पे बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो है यहां पर वेरिएबल का यूज जो है, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और बाकी इट का भी यूज कर सकते हैं, ऑन का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अब देखिए दोस्तों, यहां पे आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले कई बार आए हुए हैं ओ लेवल के एग्जाम में, और वैसे भी इंपॉर्टेंट भी है। यही सारे क्वेश्चन जो है दूसरी लैंग्वेज में भी आते हैं, तो पाइथन में भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो हालांकि ये पहली बार ऐसा है जो आपको पाइथन में परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन लगभग आपको उस तरह के ही नजर आएंगे जैसे पिछले वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो इसमें यह है कि वी कैन गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बाय यूजिंग। कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा यहां पे लिखा हुआ तथ्य है जिसके द्वारा हम लूप के स्टार्टिंग में चले जाते हैं। ठीक है, टू द स्टार्ट ऑफ द लूप। तो दोस्तों ब्रेक क्या करते हैं, यहां पे काफी चीजें, अच्छी चीज यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके हम आपको बता भी देते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मदद मिले। तो जो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर दोस्तों वो है ब्रेक। तो यहां पे आपको बता दें, ब्रेक जो होता है वो स्टार्टिंग में नहीं भेजता है बल्कि लास्ट में भेज देता है। ब्रेक जहां पे भी मिलता है वो लूप के बाहर कर देगा प्रोग्राम के कंट्रोल को, तो ब्रेक बिल्कुल यहां पे गलत है। और पास स्टेटमेंट कंट्रोल को भेजता नहीं है दोस्तों, जिस प्रकार से कंटिन्यू और ब्रेक भेजते हैं। तो यहां पे जो तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है दोस्तों, जहां पर भी कंटिन्यू मिलेगा उसके आगे प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा ही नहीं, ये वहीं से प्रोग्राम के स्टार्टिंग पोजीशन पर चला जाएगा दोस्तों। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है कंटिन्यू, ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है कि ये तीसरा ऑप्शन जो कंटिन्यू लिखा गया है ये प्रोग्राम कंट्रोल को लूप के स्टार्टिंग पोजीशन पर भेज देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑन विच द एग्जीक्यूशन और एग्जिट ऑफ द लूप डिपेंड्स इज कॉल्ड। कहने का यह मतलब है, इस क्वेश्चन का यह मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तथ्य है जिसके द्वारा प्रोग्राम जो लूप लगा होता है हमारा, कंडीशन विच द कंडीशन ऑफ द लूप डिपेंड ऑन द कॉल। मतलब कहने का यह मतलब है दोस्तों कि जो लूप के अंदर ऐसा क्या लगा होता है
जिसके द्वारा लूप का एग्जिट होना और लूप का एग्जीक्यूट होना डिपेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसके द्वारा लूप आगे बढ़ता है और लूप बंद हो जाता है? तो दोस्तों यहां पे देखिए, एग्जिट कंडीशन लूप में होती ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा जो होता है टेस्ट कंडीशन, दोस्तों जो टेस्ट कंडीशन है वो ही ऐसी कंडीशन है, वैसा तथ्य, ऐसा स्टेटमेंट है जिसके द्वारा लूप जो है एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस होता है, आगे बढ़ता है और टेस्ट कंडीशन के फॉल्स होने पर लूप वहीं पर बंद हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, ब्रेक कंटिन्यू ऐसे स्टेटमेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट उसको जरा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम आपको पहले कुछ बता देते हैं। जैसा कि नाम है, ब्रेक मतलब होता है चीजों को वहीं पे रोक देना। अगर ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी एक लूप में लगा है तो वो लूप के उस जिस लूप में लगा हुआ है ये, उस लूप से बाहर कंट्रोल को भेज देगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ब्रेक स्टेटमेंट दो लूप के अंदर लगा है तो सिर्फ ये जो क्या काम करता है, इनर लूप यानी जिस लूप में ये लगा हुआ है सिर्फ उसी लूप के बाहर भेजता है दोस्तों। दूसरे इसके आउटर लूप से इसका कोई रिलेशन नहीं रहता है। तो ये दो चीजें हैं कि अगर एक ही लूप में लगा है तो उस लूप से बाहर भेज देगा, अगर ये दो लूप के अंदर लगा है तो जो अंदर वाला लूप है वही रुकेगा, बाहर वाले लूप से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर लूप करंट लूप। मतलब कहने का यह है कि ब्रेक क्या काम करता है, अंदर वाले लूप यानी करंट लूप अर्थात जिसके अंदर ब्रेक लिखा गया है वो लूप को ये टर्मिनेट कर देता है। ये बिल्कुल दोस्तों सही बात है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, इट ऑलवेज ब्रेक्स द करंट एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द आउटसाइड ऑफ द करंट लूप करंट ब्लॉक। अब ये काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए लूप को तो ये क्या काम कर दिया, रोक दिया। अब लूप के बाद जो स्टेटमेंट होगा उसी पर ये भेज देता है। मतलब कहने का, अगर एक लूप के अंदर व्हाइल लूप को ले लेते हैं, अगर व्हाइल लूप के अंदर ब्रेक लगा हुआ है और अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो व्हाइल लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट मिलेगा उस पर वो प्रोग्राम कंट्रोल जाएगा और वो इसको प्रोसेस करेगा। और नेक्स्ट है ऑप्शन यहां पे कथन दिया है, इफ द ब्रेक इज इन अ नेस्टेड लूप इट एग्जिट फ्रॉम द इनर मोस्ट लूप। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, अगर दो लूप के अंदर ब्रेक लगा हुआ है दोस्तों तो अंदर वाले लूप को ये खत्म कर देता है, बाहर वाले लूप से इसका कोई रिलेशन नहीं रहता है। तो कुल मिला के अगर हम चाहें तो यहां पे देखें दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी ऊपर के सारे स्टेटमेंट जो है ब्रेक के अकॉर्डिंग बताए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द पाइथन कोड। पाइथन में क्या होता है दोस्तों, सिंगल कोड और डबल कोड दोनों ही सेम होते हैं। स्ट्रिंग को जब हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग उसमें सिंगल कोड भी और सिंगल कोड के द्वारा भी हम डिफाइन कर सकते हैं, डबल कोड के द्वारा भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ लिखने का मात्रांतर होता है। और दोस्तों यहां पे एक बात बता दें कि कैरेक्टर जैसा कोई डेटा टाइप, कैरेक्टर का यूज पाइथन में होता ही नहीं है, जैसा कि दूसरी लैंग्वेज में होता है। तो सिंगल कोड लगाएंगे, डबल कोड लगाएंगे, ये जरूरी है। इसमें कुछ बातें हम आपको पहले ही बता देते हैं। अगर स्ट्रिंग के शुरुआत में सिंगल कोड लगाएंगे तो लास्ट में सिंगल कोड लगाना ही पड़ेगा। शुरू में अगर डबल कोड लगाएंगे, डबल कोड भी लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अगर हम शुरुआत में लगाते हैं तो लास्ट में लगाना जरूरी है, और लगाना जरूरी है तब स्ट्रिंग डिफाइन होगी। तो दोस्तों इसके हिसाब से देखिए, यहां पे लिखा गया है पाइथन रिकॉग्नाइज्ड बोथ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स एज वैलिड वे टू डिफाइन ए स्ट्रिंग वैल्यू। वास्तव में सही कथन लिखा गया है कि किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए सिंगल कोड या डबल कोड दोनों ही वैलिड होते हैं। थोड़ा सा आपको यहां पे हम समझाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको यहां पे लिखना है राकेश, तो हम सिंगल लगाएंगे राकेश, तब भी यहां पे चलेगा, ठीक है, और डबल लगा देंगे तो भी चलेगा। यानी सिंगल कोड लगाएं तो भी राकेश पढ़ा जाएगा स्ट्रिंग के रूप में, और डबल लगाएंगे तो भी राकेश स्ट्रिंग के रूप में पढ़ा जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है।
इफ अ डबल कोट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू, द डबल कोट्स मस्ट बी डिलीवर्ड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। कहने का ये मतलब है दोस्तों, अगर हम जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहां पे यस, YES, अगर हम शुरू में डबल लगाते हैं दोस्तों तो लास्ट में हमको डबल लगाना पड़ेगा। अगर हम शुरू में सिंगल लगाते हैं तो लास्ट में हमको सिंगल ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि शुरू में हम डबल लगाए और लास्ट में सिंगल लगा दे तभी काम हो जाएगा। अगर शुरू में डबल लगाते हैं तो लास्ट में डबल लगाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये दूसरा कथन भी सही है। द डबल कोट इज यूज्ड मस्ट अपीयर इन पेयर। कहने का यह मतलब है कि डबल कोट जो है वो एक जोड़े में यूज होता है। तो कॉमन सी बात है, ये पहला ये दूसरा तो दोनों जोड़े के रूप में यूज होते हैं। तो यू में मिक्स द कोड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रिंग, इसमें लिखा है कि आप कोड को मिक्स कर सकते हैं, यानी एक दोनों को साथ में, यानी इसका कहने का यह मतलब है कि आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं, यानी दोनों डबल कोड के जोड़े को एक साथ लिख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। मतलब कहने का यह है कि विच इज नॉट ट्रू, यानी जो चौथा ये स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए। तो इस प्रश्न के हिसाब से ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बहुत ही ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आपको हम बार बार रिमाइंड करा रहे हैं। आपके क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको जो है आपके एग्जाम के हिसाब से हमने इसको फॉर्म किया है, डिफाइन किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि x की वैल्यू अगर 10 है, अगर x की वैल्यू 10 है दोस्तों, तो अगर हम ऐसा प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा। यहां पे आपको हम बताते, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट है, ये प्रोग्राम है। अगर हम x की वैल्यू 10 प्रिंट 10 ऐसा लिखते हैं, यानी x में अगर हम 10 स्टोर करते हैं और अगर हम ऐसा प्रिंट करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पे लिखते हैं x, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा दोस्तों। तो x के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी, अर्थात यहां पे प्रिंट होगा 10। अगर हम इसी में ऐसा लिखते हैं, यानी प्रिंट, हमने यहां पे प्रिंट लिखा और उसको सिंगल या डबल कोट में रख दिया, तो जैसे ही इसको सिंगल या डबल कोट में रखेंगे दोस्तों, ये स्ट्रिंग का रूप ले लेगा। जब ये स्ट्रिंग का रूप ले लेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा, जस्ट x ही वैल्यू हो जाएगा, तो प्रिंटिंग होगी x। अगर इसको डबल कोट में लिखते हैं तो भी वही एक्शन होगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से ये जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, मतलब x प्रिंट होगा, क्योंकि x के अंदर वैल्यू तो है लेकिन हमने सिंगल कोट लगा के उसको स्ट्रिंग का रूप दे दिया। तो दोस्तों इसमें जो है ये दूसरा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच इज ट्रू अबाउट द वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में कुछ बातें यहां पे, कुछ कथन दोस्तों यहां पे दिए गए हैं कि एक्चुअली पाइथन में जो है वेरिएबल पे फोर्स क्यों किया गया है, क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें पहली बार वेरिएबल के बारे में कुछ विशेष बदलाव किए गए दोस्तों। इसके पहले वेरिएबल के लिए डिफाइन किया जाता था डेटा टाइप, लेकिन पाइथन में क्या है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। तो वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसलिए वेरिएबल के बारे में कुछ बातें यहां पे दी गई, हो सकता है एग्जाम में जरूर आए। तो पहला ऑप्शन है वेरिएबल कैन बी रीअसाइंड एट एनी टाइम, यानी इसका मतलब यह कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू को, वेरिएबल में जो भी वैल्यू हमने स्टोर की है शुरू में, उस वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर कभी भी हम चेंज कर सकते हैं और रीअसाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें अबाउट द वेरिएबल, इसमें बोला कि कौन सा ट्रू है वेरिएबल के बारे में, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा है वेरिएबल मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज्ड विद इन अ प्रोग्राम। वेरिएबल मस्ट बी असाइंड, ये जो लाइन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्या है कि वेरिएबल को यूज करने से पहले असाइन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो वास्तव में पाइथन ही ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें वेरिएबल को बिना असाइन किए आप यूज ही नहीं कर सकते। जैसे इन केस आपको फॉर एग्जांपल यहां पे लिख के बताते हैं, अगर हमने ऐसा लिखा ए करके छोड़ दिया तो ये गलती है, ये हमारे सिंटेक्स एरर है। इसलिए कभी भी पाइथन में कोई भी वेरिएबल बनाएंगे उसमें वैल्यू को देना जरूरी होगा, चाहे हम 0 ही क्यों ना दे दें। तो इसलिए वेरिएबल को यूज करने से पहले उसमें वैल्यू को स्टोर करना बहुत ही जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट कथन है। तीसरा ऑप्शन है वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लोकेशन इन मेमोरी
कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसमें यह कहा गया है कि वेरिएबल जो है एक मेमोरी का नाम होता है, ठीक है, यानी लोकेशन इन द मेमोरी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, यानी मेमोरी के अंदर वैल्यू को स्टोर करने का एक लोकेशन होता है वेरिएबल। वास्तव में दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे आपका घर का नंबर होता है और किसी भी घर का नंबर, मकान का नंबर डुप्लीकेट होता नहीं उस मोहल्ले में, उस टाउन में, वैसे ही मेमोरी में हर एक ब्लॉक का अपना एड्रेस होता है, हर एक ब्लॉक का अपना नाम होता है, एड्रेस ही होता है, उसको नाम के हिसाब से जानते हैं। तो जैसे ही हम कोई वेरिएबल बनाते हैं दोस्तों, तो उस नाम का वेरिएबल मेमोरी में एलोकेट हो जाता है, उस वैल्यू को स्टोर कर दी जाती है। तो दोस्तों ये जो कथन है बिल्कुल सही है। तो ऑल द अबव यानी सारे कथन वेरिएबल के बारे में बिल्कुल सही बताए गए हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला है विच टाइप ऑफ लूप इज एग्जीक्यूट्स इट्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल द यूजर फोर्स द प्रोग्राम टू क्वाइट। इसका मतलब पहले दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, जितना ही बड़ा रहेगा समझिए दोस्तों वो उतना ही समझा के दिया है आपको कि आप समझिए तब आप आंसर दीजिए। अगर क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों तो बिल्कुल घबराना नहीं है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन देने का अर्थ हो जाता है कि वो समझाया हुआ है कि आप इसमें करेंगे क्या। तो दोस्तों जैसा 2-3 लाइन का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो बिल्कुल उसको पढ़ना है बार बार और थोड़ा समझना है, आंसर उसी में से निकल जाएगा। तो इसमें दिया गया है कि कौन सा ऐसा लूप है जिसको तब तक वो लूप चलता रहेगा जब तक कि यूजर जो है यानी जो प्रोग्रामर जो बैठा उसको चला रहा है उसको बंद नहीं कर देता जबरदस्ती। दोस्तों इसमें जो है पहला लूप जो है इनफाइनाइट लूप है, दूसरा है फिनिट लूप है, तीसरा है एंड भी वो, चौथा है नामदेव। तो दोस्तों यहां पे एक खास बात बता दें, जो पहला वाला दिया है इनफाइनाइट लूप वो ऐसा लूप होता है जब तक आप फोर्सफुली मतलब कुछ ऐसा कमांड या फाइल को क्लोज नहीं करेंगे, कमांड को देंगे नहीं, तब तक जो है वो लूप चलता रहेगा और ये रुकेगा ही नहीं जब तक आपके कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस है। तो दोस्तों जो इनफाइनाइट लूप है वो बिल्कुल ऐसा ही लूप है, वो जब तक आप जबरदस्ती नहीं बंद करेंगे वो चलता ही रहेगा क्योंकि उसकी कंडीशन हमेशा ट्रू होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट। व्हाट इज द प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग कोड ऑफ फ्रैगमेंट। कहने का यह मतलब है, कहा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से ये जो कोड है वो क्या प्रिंट करेगा। ये कोड यहाँ पे दोस्तों एक प्रोग्राम दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया कि ये प्रोग्राम जो चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे है कि ए की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन दे दी गई है। अब ये कंडीशन है कि ए की वैल्यू जो है 4 से कम है दोस्तों। यहाँ पे वैल्यू आपको और रख के बता देते हैं, जैसे ये वैल्यू है ए की वैल्यू 0 है दोस्तों, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे नीचे है कंट्रोल ए को प्रिंट कर देगा। ए की वैल्यू 0 है तो वास्तव में कंडीशन ट्रू है, नीचे आया प्रिंट कर दिया दोस्तों क्या 0, ये इंड लगा है तो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा 0। प्रिंट आउटपुट भी यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में दोस्तों मदद मिल जाएगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया 0 यानी आउटपुट है, नीचे आएगा ये क्या काम करेगा दोस्तों, एक 0 की ए की वैल्यू जो है एक बढ़ाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, पहले 0 थी तो 1 हो जाएगी। फिर ये लूप जो है दोस्तों ऐसा जाएगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा और चूंकि ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे कंडीशन 4 है तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए मतलब 1 जो है 4 से कम होता है। नीचे आएगा ए प्रिंट होगा, उसी लाइन में प्रिंट होगा क्योंकि इंड लगा हुआ है। इंड क्या करता है, नई लाइन पे जाने से रोक देता है कंट्रोल को। तो दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी प्रिंट, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्रिंट, उसी लाइन में 1। आगे उसको नीचे आएगा ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब ए की वैल्यू बढ़ जाएगी अभी 1 है तो हो जाएगी ट्रू, मतलब 2 हो जाएगी। ऊपर गया अभी कंडीशन ट्रू है दोस्तों, तो यानी अभी ए की वैल्यू 2 है तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा तो फिर से ए की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे। फिर नीचे आएगा ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, हो जाएगी 3, तो यहाँ पे हो गया 3। ऊपर गया कंडीशन बिल्कुल सही है दोस्तों क्योंकि ए मतलब 3 4 से कम होता है। नीचे आएगा प्रिंट होगा 3 उसी लाइन में। उसके बाद नीचे आएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 4 दोस्तों, एक और बढ़ जाएगा 4। अब ऐसे केस में दोस्तों एक बात यहां पे ध्यान देने योग्य है कि 4 से कम नहीं होता है क्योंकि ए की वैल्यू अभी हो गई है 4, तो ऐसे केस में कंडीशन ये फॉल्स जाएगी। तो क्या होगा,
तब तक कंट्रोल आपका इससे बाहर हो जाएगा दोस्तों। तब तक क्या प्रिंट होगा 0 1 2 0 1 2 3। तो यानी ये जो पहला आउटपुट है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आउटपुट आपका ये पहला वाला आंसर जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब इसमें भी प्रोग्राम दिया गया दोस्तों। वास्तव में प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, तो प्रोग्राम के क्वेश्चन रहेंगे भी काफी, डिस्क्रिप्टिव में भी ज्यादा रहेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको वहां पे भी मदद मिलेगी दोस्तों। तो इसमें दिया गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा दोस्तों। तो यहां पे भी आपको समझना ही है। मान लीजिए आपको आई की वैल्यू हम यहां पे रखते हैं, थोड़ा सा आउटपुट भी हम यहां पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं ताकि आप जो है इसका फायदा डिस्क्रिप्टिव में भी उठाएं। आई की वैल्यू 3 है, ये व्हाइल ट्रू लिखा हुआ है दोस्तों। व्हाइल ट्रू मतलब होता है ट्रू अगर यहां पे लग दिया गया है तो इंटीजर में इसको 1 कहेंगे और बुलियन में इसको ट्रू कहेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि ये लूप जो है इनफाइनाइट है दोस्तों। ये कंडीशन है ही नहीं, हमेशा ट्रू रहेगी क्योंकि यहां से हमेशा लूप चलता रहेगा। नीचे आए यहां पे कंडीशन इफ के द्वारा दी गई है। ये बताया गया है कि यदि इफ आई मतलब आई की जो वैल्यू है अगर वो 2 से डिवाइड होती है, मतलब अगर कोई भी आई की वैल्यू 2 से डिवाइड होती है तो ब्रेक लगा हुआ है दोस्तों। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक इसको ये जो लूप देखे दोस्तों, ये लूप का अपना एरिया है, ब्रेक इसको इसके बाहर भेज देगा। ठीक है, अगर ब्रेक मिलता है तो पहली बार जो है हुआ क्या, नीचे आए आई की वैल्यू 3 है, ये ट्रू है, ये कंडीशन लगी नहीं, हमेशा ट्रू रहेगा। नीचे आए ये कंडीशन दोस्तों कभी भी प्रोसेस कभी भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि आई की वैल्यू अभी आई जो है 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स दोस्तों तो क्या होगा, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब ब्रेक एग्जीक्यूट होगा नहीं तो ब्रेक छोड़ के इस पे आएगा, यानी प्रिंट वाले पे आएगा। तो यहां पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी दोस्तों, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहां से लूप जो है फिर ऊपर जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो नीचे ब्रेक पे नहीं आएगा, सीधा इस पे आएगा और ये प्रिंट होके फिर ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा फिर से उसको ट्रू मिल गया। अब आई की वैल्यू 3 ही है तो कॉमन सी बात है, पिछली बार की तरह इस बार भी ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो फिर से ये लाइनें प्रिंट हो जाएंगी, यानी 3 एक उसी लाइन पे और फिर से ऊपर जाएगा। ये हमेशा चलता इसलिए रहेगा दोस्तों क्योंकि ये जो आई की वैल्यू बढ़ाई गई है ये व्हाइल के अंदर नहीं है। अगर यह स्टेटमेंट व्हाइल के अंदर होता तो अगली बार ब्रेक लग गया होता, क्योंकि ये व्हाइल के बाहर है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, पाइथन में जो है इंडेंटेशन का यूज होता है। इंडेंटेशन मतलब होता है कि जब भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके बाद में कोलन लगता है तो उसके बाद वह स्टेटमेंट जो है लिखने के लिए शुरू में स्पेस छोड़ देते हैं। इसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में ब्रैकेट से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो यहां पे चूंकि व्हाइल का पूरा ये बॉडी है, ये व्हाइल के बॉडी से बाहर है तो आई की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं, तो आई हमेशा 3 रहेगा और हमेशा 3 प्रिंट होते हुए चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप है दोस्तों। इस प्रकार से इसमें से कोई भी पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यानी ये जो चौथा ऑप्शन है अर्थात इसमें दिए गए ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the about output of the following? इसमें भी प्रोग्राम है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी मिलती है तो समझिए उससे ज्यादा यूजफुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम देखते हैं तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं और आपका ग्रेड जो है दोस्तों बढ़ जाता है। इसमें लिखा गया है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे हम आपको लिख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू जो है हमने ली है 5 पे, ये हमारा आउटपुट हो गया दोस्तों। ठीक है, यहां पे आई की वैल्यू 5 है। यहां पे देखिए दोस्तों इफ आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये कंडीशन सही है क्योंकि जो है आई की वैल्यू 5 से कम है बराबर है, तो आई की वैल्यू 5 है तो कंडीशन सही है। नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो ये देखिए दोस्तों ये भी सही है क्योंकि आई की वैल्यू 5 के बराबर है। तो यहां पे दोस्तों ब्रेक मिल गया है। ठीक है, जब ये ब्रेक मिलता है तो क्या करता है ब्रेक व्हाइल, ये व्हाइल लूप का बॉडी है दोस्तों, ये पूरा व्हाइल लूप का बॉडी है। तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा ये क्या काम कर देगा, ये लूप से बाहर भेज देगा दोस्तों।
तो ऐसे केस में आउटपुट कुछ आएगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आई की वैल्यू 5 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन 2 है, नीचे आएगा, फिर आई इक्वल टू 5, ये सही है, ठीक है, ये भी कंडीशन 2 है, नीचे आएगा, तो उसको ब्रेक मिल जाएगा। हमने बताया था ब्रेक क्या करता है, अगर जिस लूप के अंदर ब्रेक लगा हुआ है दोस्तों, उससे वो बाहर भेज देता है प्रोग्राम कंट्रोल को। तो कॉमन सी बात है, ये बाहर भेज देगा, जब बाहर भेजेगा उसके पहले कोई प्रिंटिंग होगी नहीं, तो इसमें उपयुक्त तो कोई नहीं, अर्थात कोई भी स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, मतलब आउटपुट कोई आएगा ही नहीं दोस्तों। तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहां पे लिखा गया है ए की वैल्यू 10.6 बताई गई है, बी की वैल्यू जो है 2 बताई गई है, और ए को बी से डिवाइड किया गया दोस्तों। तो यहां पे दिया गया कि इसमें से आंसर क्या है। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये दोस्तों ये जो है डिवीजन का साइन है, मतलब ये भाग हो रहा है, ठीक है। तो अगर 10.6 में 2 का भाग देते हैं तो दोस्तों आता है 5.3, ये उत्तर आता है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इसमें से कोई भी आंसर मैच ही नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आपका चौथा है उपयुक्त तो कोई नहीं, वही वाला सही है, मतलब जो उत्तर दिए गए हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द आउटपुट ऑफ द कोड प्रिंट। ये इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां पे आपको एक बात और मेंशन करना चाहेंगे इंपॉर्टेंट, पाइथन में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं दोस्तों जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाकी लैंग्वेज की अपेक्षा। तो आपको प्रोग्राम आपको जो है परीक्षा में जरूर मिल सकते हैं, जरूर मिलेंगे भी। वैसे ही दोस्तों ये जो ऑपरेटर है, वैसे रूप से दोस्तों ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं, इसका नाम जो है वो फ्लोर डिवीजन है दोस्तों। फ्लोर डिवीजन इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है फ्लोर डिवीजन। इसको इंटीजर डिवीजन भी कहा जाता है। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये जब भी डिवीजन करेगा तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही देगा। मतलब जब डिवीजन करते हैं हम, तो अगर बिना दशमलव बढ़ाए जो उत्तर आ जाता है वही काम ये करेगा। मतलब कहने का कि अगर दोस्तों हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौका दोस्तों आता है 8, और यहां पे शेष आ जाएगा 1। अब इसके बाद अगर हमको काटना होगा तो यहां पे दशमलव बढ़ाएंगे और यहां पे उतारेंगे 0, तो 5 4.5 उत्तर आएगा। लेकिन ये दशमलव के पहले के उत्तर को ही दे देता है, तो यानी ऑप्शन आएगा 4, दशमलव भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के उत्तर होता है 4। तो इसमें दिया गया कोई भी ऑप्शन आपका ट्रू है ही नहीं दोस्तों। तो कुल मिला के जो आपका नन ऑफ द अबव ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, वो सही है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। इसमें भी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का यूज है दोस्तों। पाइथन में क्या होता है, एक ही लाइन का प्रोग्राम हो जाता है दोस्तों। तो यहां पे बताया गया है कि अगर ये स्टेटमेंट लिखा गया है, ये स्टेटमेंट लिखा गया दोस्तों, ये अगर प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आंसर आएगा। यहां पे एक बात आपको ध्यान देनी है दोस्तों, जो इसमें ऐसा लिखा है, थोड़ा सा समझिए आप इसको। INT लिखा गया है और INT के अंदर 1011 लिखा गया है। यहां पे 2 बातें आपको ध्यान देनी है। एक तो ये कि ये एक INT फंक्शन है। ये क्या है दोस्तों, एक फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को इंटीजर में बदलता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है दोस्तों, ये जो है आपको दिख रही होगी, कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों ये 101 लिखा गया है। लेकिन अगर बाइनरी में देना होता तो इसमें B लगाया गया होता है दोस्तों। तो B इसमें लगा नहीं है, इसलिए देखने में भले ही बाइनरी का लग रहा है, लेकिन ये है डेसिमल की वैल्यू। तो दोस्तों जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल की वैल्यू पहचानता है। तो ये लिखा है 1011 लिखा है दोस्तों, इकाई दहाई चकला 1011 लिखा है, ना कि लिखा है 1011। तो इंटीजर में ऑलरेडी वो खुद है, तो अगर इसको लिख भी देंगे दोस्तों तो ये जो आउटपुट है आपका 1011 सेम लिखा है, ये उसका आउटपुट हो जाएगा दोस्तों। इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिए फ्लोट डिवीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये फ्लोट डिवीजन का, ये पहली बार पाइथन में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आपको हर हाल में मिल सकता है। तो कहा लेके विच वन ऑफ दीज इज फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर है। तो दोस्तों कॉमन सी बात है, ये यही वाला है, 2 बार डिवीजन के लिए 1 बार लगाते हैं स्लैश, इसमें जो है 2 बार लगा देते हैं। ये इंटीजर डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जब ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड वहीं तक करेगा जहां तक कि इंटीजर अर्थात दशमलव ना लें दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों पाइथन प्रेसिडेंस के बारे में क्वेश्चन है, ये पाइथन में ऑपरेटर बहुत सारे यूज होते हैं दोस्तों। तो पाइथन के ऑपरेटर का प्रायोरिटी भी डिसाइडेड है कि कौन सा ऑपरेटर पहले प्रोसेस होगा किसी ऑपरेटर की अपेक्षा दोस्तों, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, मतलब प्रायोरिटी दोस्तों। जैसे कभी भी फंक्शन वगैरह में जो वीआईपी लोग होते हैं दोस्तों, वो पहले जाते हैं, पहले हर जगह बैठते हैं, उनकी सीट लगभग आगे होती है, उनको प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्राथमिकता दोस्तों आगे ज्यादा होती है सबसे ज्यादा। इसी वैसे ही दोस्तों ऑपरेटर में भी हमारे पाइथन के प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर यूज होते हैं उसमें भी प्रायोरिटी डिसाइड की गई है। वैसे मैथ में बताए दोस्तों, मैथ में भी प्रायोरिटी है, मैथमेटिकल प्रायोरिटी पूरी यहाँ पे रख दी गई है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, बाकी पूरी प्रायोरिटी सेम टू सेम है। तो यहाँ पे देखते हो दोस्तों पाइथन में पूर्णता का क्रम क्या है, मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस इन पाइथन। पाइथन में दिए गए जो यहाँ पे लिखे गए स्टेटमेंट है उसमें जो है पहले उसमें क्रम क्या है, वो क्रम डिसाइडेड क्या है आपको ये बताना दोस्तों। तो यहां पे जो ये दोस्तों ये दूसरा वाला ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये मतलब किस लिए, क्योंकि यहां पे जो है पैरेंथेसिस पहला देखिए पहले कौन मिलाते हैं यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा कंसीडर करिए आप इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला इसमें ये ऑर्डर दिए गए, पहले वाला मतलब पहला पैरेंथेसिस पहले प्रोसेस होगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल अगर आपने घात दिया है दोस्तों वो पहले प्रोसेस होगा। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन का साइन पहले उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर दिया है 4th नंबर डिवीजन उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद दोस्तों एडिशन आएगा, फिर लास्ट में सबट्रैक्शन आएगा। तो ये जो ऑर्डर दिया गया है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है एक आध क्वेश्चन वैसे, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें भी प्रोग्राम दिया है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहां पे प्रोग्राम ये है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों। तो इसमें हम आपको वैल्यू देके समझाते हैं, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों। यहां पे आउटपुट को हम लेते हैं, अब यहां पे देखिएगा, ठीक है। यहां पे आई की वैल्यू दोस्तों है 0, ठीक है, आई की वैल्यू 0 है। कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 0 3 से कम होता है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा आई की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों प्रिंट। हालांकि आंसर आपका एक लाइन में लिखा है, लेकिन ये एक लाइन का एक मतलब ये हर बार लाइन को चेंज करेगा क्योंकि यहां पे एंड नहीं लगा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहां पे आई प्रिंट होगा मतलब 0 प्रिंट होगा दोस्तों, ठीक है। यहां पे जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। फिर देखिए यहां से नीचे आएगा तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है सॉरी। तो यहां पे आई की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है आई की वैल्यू बढ़ी, यहां पे हो गया 1, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 3 से कम है। तो फिर से कंडीशन ट्रू है क्योंकि अभी आई की वैल्यू है 1, कंडीशन ट्रू है, 3 से कम है। नीचे आएगा, फिर से प्रिंट करेगा ये नई लाइन से 1 सॉरी 1 प्रिंट करेगा। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, ठीक हाँ, पहले प्रिंटिंग होगी 0, ठीक हाँ। फिर से देख लेते हैं, 0 होगा, नीचे आएगा कंडीशन ट्रू है, एक बार 0 यहां पे प्रिंट होगा। फिर उसके बाद नीचे आएगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, हो जाएगी यहां पे 1, फिर कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, फिर से प्रिंटिंग होगी 1, फिर यहां पे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, हो जाएगी क्या दोस्तों 2, ऊपर जाएगा, यहां पे आई की वैल्यू 2 है,
कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा आई की वैल्यू हो जाएगी प्रिंट कितनी 2, फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, यहां पे हो जाएगी 3, ठीक है, ऊपर जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 है और यहां पे 3 लिखा भी गया है। ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, आई की वैल्यू 3 है और ये 3 जो है 3 से कम नहीं होता है, बराबर होता है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी ये आ जाएगा इल्स के अंदर, क्योंकि व्हाइल के बाद अगर हम इल्स लगाते हैं तो व्हाइल पूरा प्रोसेस होने के बाद इल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो डेफिनेटली प्रोसेस होगा दोस्तों। तो अभी तक आउटपुट क्या मिला 0 1 2 और इल्स में आएगा तो यहां पे लिखा है 0, तो लास्ट में 0 भी हो जाएगा प्रिंट। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो आंसर है, सॉरी आंसर है वो है कि 0 1 2, ये वाला आंसर 0 1 2 0, ये वाला जो यानी तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है, 0 1 2 0, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंट इन द एक्सप्रेशन। इसमें लिखा है कि कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो सबसे हाईएस्ट है, मतलब जिसकी वरीयता प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है दोस्तों। तो इसमें एक्सपोनेंशियल जो है, जो कोष्टक एक्चुअली ना कोष्टक की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉमन सवाल है, तो पैरेंथेसिस जो है वो कोष्टक की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, इसके अंदर लिखा हुआ कोड पहले प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि द इलिफ स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो इलिफ स्टेटमेंट है, इलिफ दोस्तों पहले आपको बता दें हम, इलिफ स्टेटमेंट जो है दो स्टेटमेंट को मिलके जो है बना हुआ है। पहला होता है इफ और दूसरा होता है इल्स। सॉरी यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि जो हमारा इलिफ स्टेटमेंट है, इलिफ इल्स से बना हुआ है, ठीक है। ठीक, तो ये इल्स यहां पे है और यहां पे है इफ दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे इल्स और इफ का ये कॉम्बिनेशन है, तो इसको देख के पता चलता है कि ये इफ और इल का कॉम्बिनेशन, इसलिए जो है इसमें पहला ऑप्शन जो दोस्तों दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है जो हमारा इलिफ स्टेटमेंट है वो इल्स और इफ का कॉम्बिनेशन कंबाइंड रूप है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बाकी जो ऑप्शन दिए, क्योंकि नेस्टेड इफ भी नहीं हो सकता है, इफ और एसाइड भी नहीं हो सकता है, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मतलब इफ जो है वो इल्स और इफ का कंबाइंड रूप है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग का जो दूसरा एमसीक्यू का जो स्लॉट था वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग एमसीक्यू 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात है दोस्तों, आपको हम बता दें, इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप जो है इसमें कमेंट, जैसे आप चाहते हैं कि ये वीडियो इस प्रकार से वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे, ठीक है, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए, इसको जो है आप शेयर भी करिए दूसरे लोग को आराम से। वो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी पढ़ें, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। अगर इसमें कुछ आपको पूछना है दोस्तों, कुछ ऐसा आपका सजेशन है या आपके हिसाब से कुछ आप चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमको मिले ताकि एग्जाम में आपको पूरा मार्क्स मिले, एग्जाम आपका अच्छी तरह से पास आउट हो जाए, तो आप जो है कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं, हम उसको अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट वीडियो हमारा एमसीक्यू 3 पर होगा, जिस पर हम आपको नेक्स्ट जो है 25 क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।